प्रीति की अजय से अभी अभी नई नई शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था। प्रीति अब सबसे अच्छे से बात किया करती थी, लेकिन अब प्रीति अपनी ननद से नहीं घुली मिली थी, क्योंकि प्रीति मोटी थी और काजल पतली थी, जिस वजह से वह अपनी भाभी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कोकिला बाजार से एक सूट लेकर आती है, जिसे वो प्रीति को और काजल दोनों को दिखाती है और कहती है, अरे मैं एक सूट लेकर आई हूँ, देख लो दोनों में से किसको आएगा, जिसे आए वो पहन लेना। वो तो ठीक है माँ जी, पर आप क्या लाई हो? मुझे अच्छा लगा तो मैंने बस सूट ले लिया। अच्छा माँ जी, मैं इसे पहनकर ट्राई करती हूँ। एक्सक्यूज मी, भाभी ये माँ मेरे लिए लाई है। काजल, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ जी ये मेरे लिए लाई है। नहीं, मेरे लिए लाई है। दोनों आपस में लड़ने लगती है। उनकी लड़ाई देखकर कोकिला गुस्से में कहती है, अरे बस करो तुम दोनों, कि जंगली बिल्लियों की तरह हमेशा लड़ती रहती हो। मैं दोनों के लिए ही लाई थी, जिसके फिट आ गया वही रख लेना। माँ आपको पहले मुझे देना चाहिए था ना। देखा माँ जी ये मेरे लिए लाई है, इसलिए इसे मैं पहनूंगी। भाभी आपने अपने आप को देखा है, कितनी मोटी हो आप। भला आपके ये कैसे आएगा, इसीलिए मुझे दे दीजिए ये। काजल ठीक से देखो, माँ जी डबल एक्सेल का सूट लाई है मेरे लिए, तो इसे मैं पहनूंगी, तुम्हारे नहीं आने वाला ये। कोई बात नहीं भाभी, थोड़ी सी फिटिंग करा लूंगी तो मेरे भी आ जाएगा। आपसे तो काफी पतली हूँ मैं, आपसे ज्यादा मुझ पर खिलेगा ये प्यारा सा सूट। लाइए अब दीजिए। क्यों बेचारे, इतने प्यारे सूट को काट पीट कर पहनना चाहती हो? मुझे दे दो, मैं ऐसे ही पहन लूंगी। इस तरह दोनों फिर से तू मैमे करने लगती हैं और कोकिला गुस्से में कहती है, तुम दोनों अभी भी चुप होगी या नहीं? यह सूट में मैं आग लगा दूं। इतना समझाया है लेकिन दोनों समझते ही नहीं है। एक का ब्याह हो गया है और दूसरी का हो जाएगा, फिर भी दोनों के अंदर अकल नहीं है। अगर दोनों ने अब एक भी आवाज निकाली तो चप्पल से पीटूंगी तुम्हें। कोकिला की बात सुनकर दोनों सोफे के एक एक कोने में बैठ जाती हैं और कोकिला कहती है, ये सूट कौन पहनेगा? मैं पहनूंगी। किसी को दे दो फिर। नहीं नहीं, ठीक है, मैंने सोच लिया है, इस सूट को अब मैं फिटिंग करा के पहनूंगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को दोगी नहीं और ना किसी को देने दोगी, तो यही सही रहेगा कि मैं ही पहन लूं ये सूट। ठीक है। अब दोनों जाकर काम करो। कोकिला की बात सुन दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। ऐसे ही दोपहर सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी प्रीति की प्लेट में सब्जी खत्म हो जाती है और वो काजल से बोलती है, काजल वो सब्जी जरा पास करना। भाभी और कितना ठूसोगी, खा खा कर इतनी तो मोटी हो गई हो। एक महीने में थोड़ा कम खा लो। अभी मैंने 2 रोटी भी नहीं खाई और तुम मुझसे ठूसने की बात करती हो। खुद तो खाती नहीं हो, तो चाहती हो कि कोई भी ना खाए। सब्जी पास करो तुम। खाइए खाइए भाभी। वैसे भी आप चाहे मोटी हो या पतली, आई डोंट केयर। तुम दोनों चुपचाप खाओगी या मैं बताऊं तुम्हें अभी? कोकिला की बात सुन दोनों चुपचाप खाना खाने लगती हैं। कुछ देर बाद जाकर प्रीति टीवी ऑन करती है। इतने में काजल रिमोट को उठाकर चैनल को चेंज कर देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, काजल मैं अपना सीरियल देखने आई हूँ, इसलिए टीवी चलाया है, इसलिए रिमोट वापस दो। भाभी रिमोट मैंने पकड़ा है, इसीलिए मैं अपने सीरियल देखूंगी, आप नहीं। काजल लड़ने वाले काम मत करो, माँ जी वैसे ही गुस्सा है। प्लीज रिमोट दो, एक सीरियल देखने दो, फिर चाहे पूरे दिन रिमोट अपने पास रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहती, यही टाइम मिलता है मुझे। हाँ तो क्या मेरे पास बहुत सारा टाइम है जो मैं बाद में देखूं? मेरे पास भी यही टाइम है, आप मुझे देखने दो। तुम मुझे दे रही हो या नहीं? अगर नहीं दोगी तो जबरदस्ती रिमोट छीन लूंगी और उस पर बैठ कर ना उसका पापड़ बना दूंगी। मैं नहीं देने वाली ही रिमोट, आपको जो करना है कर लीजिए। झगड़े की आवाज सुनकर जैसे ही कोकिला आती है और जैसे ही दोनों देखती हैं तो दोनों एक दूसरे को हक करके टीवी देख रही होती हैं और तभी प्रीति बोलती है, ओ मेरी प्यारी सी ननंद, आज क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? भाभी आज आप अपने पसंद का बना लो, हम दोनों एक साथ खाएंगे। ठीक है पायल। चलो शुक्र है दोनों शांत तो हैं और प्यार से भी रह रही हैं। ये देखकर वो चली जाती है। दरवाजे की तरफ देखकर दोनों एक दूसरे को धक्का देकर कहती हैं, बस बस और चिपकने की जरूरत नहीं है, माँ चली गई है, अब ये नौटंकी बंद करो। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे ज्यादा चिपकने का शौक है? वो मैंने माँ जी को आता हुआ देखा था, इसलिए तुमसे एक्टिंग करने के लिए बोला। हाँ हाँ सब पता है मुझे।
तभी काजल की फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है, आपकी किस्मत अच्छी है, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। अब आप ही देख लो अपना बोरिंग सा सीरियल, मासूम ननद और भड़काऊ भाभी। चलो बढ़िया है, अब आराम से सीरियल देखूंगी। कुछ देर बाद काजल वापस आती है तो देखती है कि उसकी भाभी टीवी देखकर सैंडविच खा रही होती है। ये देखकर वो फिर से ताना मारते हुए कहती है, हे भगवान, सच में भाभी आप बहुत भुक्कड़ हो। अरे और कितना खा खा कर मोटी होना चाहती हो, कमर से कमरा बना लिया आपने। थोड़ा तो मेरे भैया का राशन पानी बचाइए। तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं खाऊं या ना खाऊं? जब तुम्हारे भैया को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ जी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम इतना क्यों बोल रही हो? चलो एक बार को मान लो, मैं खाती हूँ इसलिए मोटी हूँ, और तुम्हें मेरे खाने में क्या दिक्कत है? अरे पड़ोसी मुझे बाहर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती। उन्हें क्या पता कि मैडम साहिबा खुद खाना नहीं खाती हैं। मैं तो कहती हूँ काजल, थोड़ा खाना शुरू कर दो। पता चले कल तुम्हारे भैया ने तुम्हें बाइक पर पीछे बैठाया और तुम उड़ गई हवा से। हो गया आपका? सुना लिया? निकाल ली अपने दिल की भड़ास? भड़ास नहीं निकाली, जो तुमने कहा वही कहा है मैंने। ऐसे ही आप अपनी चिंता करिए, कहीं आपके मोटापे की वजह से भैया आपको छोड़ ना दे। तुम्हारे भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। चिंता तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए, थोड़ा वेट बढ़ाओ। तुम्हारे साथ सोई थी उस दिन तो मुझे तुम्हारी हड्डियाँ चुभ रही थी। तुम्हारे शादी होगी तो पति तो कमरे से बाहर ही निकाल देगा तुम्हें। दोनों झगड़ ही रहे होते हैं कि अजय ऑफिस से वापस आ जाता है तो प्रीति के लिए एक स्लीपर लाता है और कहता है, प्रीति देखो मैं तुम्हारे लिए स्लीपर्स लेके आया हूँ। अच्छा अजय, दिखाइए ना फिर। ये बोलकर वो देखता है कि प्रीति स्लीपर पहनने की कोशिश करती है, मगर उसके पाँव में वो नहीं घुसती क्योंकि अजय प्रीति के पैर के साइज से कम साइज वाली स्लीपर ले आता है, मगर वो फिर भी उसे जबरदस्ती पहनती है, जिसे देखकर काजल कहती है, भैया मुझे ही दे दो, मेरे आ जाएगी। ये बोलकर जैसे ही स्लीपर पहनती है वो काजल के पैर में बिल्कुल फिट आ जाती है। ये देखकर प्रीति किलस जाती है और काजल पूरे घर में वो स्लीपर पहनकर घूमती है। कुछ देर बाद कोकिला दोनों को कहती है, अरे बहू काजल दोनों सुनो, छत पर बहुत सारे कपड़े हैं और आंधी आई हुई है तेज, कपड़े उड़ जाएंगे, जाकर जल्दी से ले आओ। दोनों कोकिला की बात को सुनकर छत से कपड़े उतारने जाती हैं। तभी मजाक उड़ाते हुए प्रीति कहती है, काजल आराम से कपड़े उतारना, कहीं ऐसा हो हवा के साथ तुम भी उड़ जाओ। काजल ग्रिल के पास से कपड़े उतारने जा ही रही होती है कि उसकी स्लीपर से पैर फिसल जाता है और वो छज्जे पर लटक कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर प्रीति उसे देखते हुए कहती है, अरे काजल तुम सच में उड़ गई क्या? भाभी मजाक का टाइम नहीं है, मेरा पैर फिसल रहा है, प्लीज मुझे जल्दी बचाओ, कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। हाँ हाँ बचाती हूँ। इतना बोलकर प्रीति उसे अपना हाथ देती है और उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तो वो कहती है, तुम ठीक तो हो ना पायल? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं काजल से राम प्यारी हो जाती। थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। तभी अजय और कोकिला छत पर आकर ताली बजाते हुए कहते हैं, देखा तुम दोनों एक दूसरे की कितनी परवाह करते हो। अगर प्रीति मोटी नहीं होती तो तू भी उसके साथ नीचे गिर जाती, अब उसने तुझे बचा लिया। अब बात समझ आई कि नहीं? दोनों में कमियां जरूर है, लेकिन तुम दोनों के मुंह पे बस एक दूसरे की बुराई रहती है। हाँ भैया, अब मुझे बात समझ आ गई। मैं भी समझ गई। इस तरह दोनों ननद भाभी एक दूसरे से माफी मांगकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। नीलम की बहुएं बहुत ही समझदार होती हैं, लेकिन कभी कभी नीलम की बहू ऐसी हरकतें कर देती हैं कि नीलम को अपनी बहुओं पर चिल्लाना पड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी पांचों बहुएं, बड़ी बहू ज्योति, दूसरी बहू उर्मी, तीसरी बहू नेहा, चौथी बहू प्राची और पांचवी बहू पूनम को बुलाती। बहुओं, तुम सबको तो पता ही है ना, कल उमा के घर जगराता है और फिर परसों भंडारा होगा। जी माँ जी, हमें पता है। तुम पांचों को अगर ये याद है तो ये भी अच्छे से याद होगा ना कि उमा ने बोला है उसके घर सब काम में तुम पांचों की मदद करोगी। अरे वो बेचारी भला अकेले कैसे सब करेगी। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और रही बात उमा आंटी की, तो उन्हें तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल हम पांचों इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, तुम पांचों इतनी समझदार भी हो कि दूसरों के बारे में भी सोचना जानती हो।
माँ जी, हम अपने और सबके बारे में सोचते हैं, बल्कि मैं तो ये भी बोलूंगी माँ जी कि हमें भी घर में कोई दावत ही रख लेनी चाहिए। हमारे घर में भी तो लोगों का आना होना चाहिए ना। नहीं, हमें कोई दावत नहीं रखनी। तुम पांचों को पता भी है कि इन सब में कितना खर्चा आता है। अरे हम कोई दावत करने निकले ना तो हम खुद लुट जाएंगे। माँ जी, अब तक हमने किसी के घर का भंडारा खाया है तो किसी के घर की दावत खाई है, लेकिन अब हमें भी लोगों को मौका देना चाहिए ना, हमारे घर आने का, हमारे घर की दावत खाने का। बहुओं, सास मैं हूँ ना, तो सास वाले काम मुझे ही करने दो। तुम पांचों को कोई जरूरत नहीं है मेरी सास बनने की। बढ़िया ही मेरी सास बनने, जितना कहा है ना उतना करो। आई बात समझ में? ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, कल हम अपने परिवार के लिए क्या बनाएं? कल तो बस जगराता होगा ना, और जगराते में कुछ खाना पीना भी हो ये जरूरी तो नहीं। हम पांचों के लिए तो कुछ बनना ही चाहिए। पर नहीं, कुछ नहीं बना है। अरे उमा के खास पड़ोसी हैं हम, तो वो लोग जो अपने लिए बनाएंगे वही हम सबके लिए भी होगा। और मैं चली जाऊंगी, पहले एक बड़े कटोरे में सबके लिए ले आऊंगी। माँ जी, कंजूसी करने में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। जिस तरह से आप कंजूसी करती हो ना, किसी को पता तक नहीं चलता। ये तो बस आपको ही आता है। ये कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी है। और हमारा क्या है, जिस दिन कभी हमारी बारी आएगी उस दिन हम भी दावत दे देंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। नीलम अपने घर में किसी को ज्यादा खर्चा नहीं करने देती थी, जिस बात से कभी कभी नीलम की पांचों बहुएं भी सहमत हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम की पांचों बहुएं घर का काम कर रही होती हैं। वैसे आप सबको ये नहीं लगता कि हमें भी अपने घर में दावत करवानी चाहिए? पता है, मेरे मायके में तो मैं कभी न कभी दावत करवा ही देती थी, और अच्छा लगता है जब हम बिना बात के भी दावत करवा देते हैं। तो हमें तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन माँ जी का क्या? उन्हें तो बुरा लगेगा ना। उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई फिजूल की खर्ची करे। उन्हें तो हर चीज में एक सलीके में ही पसंद है। वो सब तो अलग बात है, लेकिन मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि हमें भी घर में दावत रखनी चाहिए। जब से शादी करके आई हूँ तब से हमारे घर में एक बार भी हवन तक नहीं हुआ। वही तो, मुझे भी ये गलत लगता है कि घर में एक हवन भी ना हो। और माँ जी से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आज तक किसी की बात मानी ही नहीं है, तो अब क्या मानेगी? अगर माँ जी हमारी बात मानने नहीं वाली है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम माँ जी को मनाने की कोशिश भी ना करें। मुझे तो यही लगता है कि हमें एक बार माँ जी से बात करनी ही चाहिए इस बारे में। बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। माँ जी बहुत टेढ़ी खीर है, उन्हें मनाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना होगा। अगर हमें दावत करवानी है तो हमें कुछ अलग सोचना होगा। पांचों बहुओं को घर में दावत करवानी थी, लेकिन नीलम से बात करने में पांचों बहुओं को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर लगता था। इसलिए कोई भी नीलम से बात करने की हिम्मत नहीं करता। सब अपने आप ही कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मी नीलम के पास जाती है। माँ जी, आपको पता है, मेरी माँ ने बताया कि हमारे जो पंडित है ना, उन्होंने बताया है कि सोमवार को अगर हम दावत करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि इस सोमवार हम दावत कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहू, मैं क्या तुझे कोई पापी दिखती हूँ जो मुझे पुण्य करने की जरूरत है? अरे तुझे पुण्य कमाने हैं तो अपनी सास की सेवा कर। सास की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। माँ जी, लेकिन अगर हम दावत करते हैं तो अच्छा ही रहता है ना। बहू, अच्छा तो तब भी होता जब तू अपने मायके से भर भर कर पैसा लाती, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर उर्मी का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्राची चीखते हुए नीलम के कमरे में जाती है। माँ जी, मुझे लगता है कि मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है। अब तो ये नजर तभी उतरेगी जब हम 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे। वैसे माँ जी, अगर हम इतना कर ही रहे हैं तो हमें दावत भी करवा ही लेनी चाहिए। एक साथ हमारे दो काम निमट जाएंगे। बहू, तुझे अचानक से क्या हो गया? कल तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से कैसे नजर? माँ जी, आप भी ना क्या बात करती हो? नजर क्या बता के लगती है? हेलो, मेरा नाम नजर है और पड़ोसी ने तुम्हें लगने को कहा है तो लग जाओ। ऐसा थोड़ी होता है माँ जी। बहू, तो टेंशन मत ले, मैंने बहुत लोगों की नजर उतारी है। मुझे नजर उतारना आता है बहुत अच्छे से। बस तू शांति से खड़ी रह, मैं अभी चप्पल से मारती हूँ, नजर खुद ब खुद उतर जाएगी। और अगर फिर भी नहीं उतरी तो रामबाण नुस्खा है ना,
झाड़ झाड़ से तो पक्का भाग ही जाएगी नजर। न माँ जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नजर वगैरह लगी है, शायद बस जुकाम हो गया है। अभी भाप लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बहू, तुझे बहुत बुरी नजर लगी है, मैं देख के बता रही हूँ। तू लापरवाह मत बन, मैं अभी तेरी नजर उतार दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। माँ जी, वो मैंने गैस पर दूध रखा है, वो गिर गया होगा, मैं अभी आती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर प्राची वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हर कोई अपनी तरफ से अब कोशिश करने लगता है नीलम को मनाने के लिए। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन नीलम किसी की भी बात को मानने तक राजी नहीं थी। कुछ दिनों बाद नीलम के बड़े बेटे अमन की दुबई में नौकरी लग गई होती है और वो खुशी खुशी घर आता है, सबको बुलाने लगता है। माँ, ज्योति, पूनम, प्राची, अरे कहाँ हो सब, जल्दी से आओ। अमन की आवाज सुनकर वहाँ सभी लोग आते हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैं जिस नौकरी के लिए इतने समय से कोशिश कर रहा था वो लग गई है। मुझे दुबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। क्या? इसका मतलब तेरी नौकरी लग गई और अब तू विदेश रहने वाला है? हाँ माँ, अब मैं दुबई जाने वाला हूँ। सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अब। जेठ जी, देर से ही सही, लगता है अब तो भगवान ने आपकी बात सुन ली है। हम सब आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बस यूं ही जिंदगी में तरक्की करो और खूब नाम रोशन करो अपना। सच में आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तो अमन के पापा का सपना पूरा हो गया। वो यही चाहते थे कि उनके बेटे की दुबई में नौकरी लगे और देखो आज वो सपना भी पूरा हो गया। माँ जी देखो, अब तो सब अच्छा ही हो रहा है ना, तो अब तो हम घर में दावत रख ही लेते हैं। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि अब तो हमें दावत करनी ही चाहिए। क्या माँ जी, आप और दावत के लिए मान गई? अरे हाँ भाई, मैं दावत के लिए मान गई। आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है, एक के बाद एक खुशखबरी मिले ही जा रही है। अब माँ जी, इतना सब हो रहा है तो क्यों ना हम छोले कुलचे की दावत करें? हाँ माँ जी। माँ जी। बहुओं, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी पांचों बहुओं की छोले कुलचे की दावत के लिए रजामंदी देती हूँ। नीलम की पांचों बहुएं घर में छोले कुलचे की दावत रखवाती हैं, जो बहुत ही अच्छी जाती है। प्राची, रुचि, सुरभि, दिव्या और हेमा, पांचों सगी बहनों की किस्मत से एक ही घर में शादी हो जाती है। पांचों सगी बहनों की सास मालती दिल की बहुत ही साफ होती है। वो अपनी पांचों बहुओं का बड़े ही प्यार से स्वागत करती है। तुम पांचों मेरी बहुएं नहीं बल्कि मेरी बेटी ही हो। अरे मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम पांचों। कभी भी किसी चीज के लिए पूछना हो तो सोचना मत, सीधा मेरे पास चले आना, ठीक है ना? जी माँ जी। मालती की बात सुनकर पांचों बहुओं को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो पांचों अपने अपने कमरे में चली जाती है। पांचों बहू समझदार होती है, वो आपस में मिलजुल कर काम करती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुरभि रसोई साफ कर रही होती है, तभी उससे गलती से कांच का ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर वहाँ मालती आती है। अरे क्या हुआ बहू, कुछ टूटने की आवाज आई? सब ठीक तो है ना? वो माँ जी, मुझसे गलती से ये गिलास टूट गया। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? थोड़ा देख कर तो काम किया कर। ये गिलास तो नहीं टूटता ना अभी। अब देख, तेरी गलती की वजह से क्या हो गया। अगर तुझसे काम नहीं हो रहा था तो करने क्यों आई थी? नुकसान कर दिया ना। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है, मैं तो काम ही कर रही थी ना, और अचानक से हाथ से फिसल कर टूट गया। लेकिन आप इतना गुस्सा कर रही हो। बहू, यहाँ गुस्सा करने की बात नहीं है, लेकिन अगर यही तू ध्यान से काम करती तो ये टूटता क्या? नहीं ना। अब तो तू अपनी गलती भी नहीं मान रही है। अपनी सास की बात सुनकर सुरभि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ उसकी चारों बहनें आती हैं। अरे सुरभि, तू रो क्यों रही है? माँ जी बता रही थी कि तुझसे कोई गिलास टूट गया, तेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान काम पे ही था। अब गलती तो हर किसी से हो सकती है ना, लेकिन माँ जी ने मुझे बिना बात के ही इतना ज्यादा सुना दिया। अब मेरी इतनी भी गलती नहीं थी। वही तो, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी हम पर कुछ ज्यादा ही रौब झाड़ती हैं। इतना तो हमें हमारी माँ ने भी कभी नहीं सुनाया, लेकिन हमारी सास तो सर पर खड़ी रहती है हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो हमारी सास है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो हमें सही करेगी। और इतनी सी बात पर रोना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे लगा कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी तो तू रो रही है। उस समय सुरभि की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया जाता। कुछ दिनों बाद रुचि और दिव्या दोनों बाजार से सब्जी लेने जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनकी पड़ोसन जानकी मिलती है। तुम दोनों तो मालती की बहुएं हो ना? जी, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तुम लोगों के घर में इतने दिनों से आई ही नहीं हूँ, तो तुम लोगों को पता कैसे चलता कि मैं कौन हूँ? अरे मैं तुम लोगों के पड़ोस में ही रहती हूँ, जानकी नाम है मेरा। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो तुम सब। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोगों की सौतेली विधवा सास को इतना प्यार करने वाली बहुएं मिली है। अब उसके घर में भी काफी रौनक रहती होगी। क्या सौतेली विधवा सास? आपका मतलब ये है कि हमारी पतियों की सगी माँ नहीं है, ये सौतेली माँ है? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? बताया तो होगा ही ना तुम्हें मालती ने कि वो तुम्हारी सौतेली विधवा सास है। खैर कोई बात नहीं, वो बताना भूल गई होगी, मैंने ही बता दिया अब तो। जानकी की बात सुनकर रुचि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिव्या की एक बात नहीं सुनती और उसके साथ तुरंत घर चली जाती है और सबको बुलाने लगती है। कुछ देर बाद सब आते हैं। माँ जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? सौतेली सास हो और हमें ये बात बताई तक नहीं, बल्कि हमारे साथ सौतेला बर्ताव भी करती रही आप इतने दिनों से। क्या? सौतेली सास? हाँ, सौतेली सास। ये कोई हमारी सगी सास नहीं है, तभी तो हमें बस सुनाने के मौके देखती रहती है। मुझे तो पहले से ही शक होता था कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है, तभी तो ये बिना बात के हमें सुनाती ही रहती हैं। और अब देखो कैसे शांत खड़ी हैं। अब बोलो ना, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है क्या? ये तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? अरे सच जो भी हो, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना। और एक बार माँ जी को अपनी बात तो बोलने दो ना। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम सब हो बोलने लग गई। अब बोलने को क्या ही बचा है? हमें तो बाहर वालों से पता चला है, जिसे हम माजी माजी कर रहे थे वो तो हमारी सगी सास ही नहीं है, बल्कि सौतेली सास है, जो सौतेला होने का बदला भी ले रही है। तुम गलत समझ रही हो। मैं सौतेली विधवा सास जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम पांचों को अपनी सौतेली बहुएं नहीं माना, बल्कि मैं तो तुम पांचों को ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ये झूठा नाटक तो मत ही करो। अब हमें आपकी सच्चाई पता चल गई है। आपको हमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही है, लेकिन सच तो पता चल गया ना कि सौतेली सास का। लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने हमें जानबूझकर कुछ नहीं बताया। अब कोई इनसे बात नहीं करेगा। पांचों बहुएं वहाँ से चली जाती है और मालती वहाँ पर रोती रहती है। मालती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जिन बहुओं को इतना प्यार करती हैं, उसकी उन्हीं बहुओं ने अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद मालती की काफी तबीयत खराब होती है और वो जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी पांचों बहुएं साथ में बैठी होती है। मेरे लिए खिचड़ी बना दो, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। कल रात से कुछ खाया नहीं जा रहा है मुझसे। माँ जी, आप अपने कमरे में जाओ, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। दीदी कहाँ जा रही हो बनाने? कुछ भी नहीं बनाना है इनके लिए, ये बस नाटक कर रही है। पहले भी तो सौतेली सास का सच छुपाया था, अब भी पक्का झूठ बोल रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वो सच में बीमार है? सच में बीमार होती ना तो खुद से चलकर अपने कमरे से बाहर तक नहीं आ पाती, लेकिन ये तो मस्त यहाँ वहाँ घूम रही हैं। जाओ खुद अपने लिए बना लो, यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला है आपके लिए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या जरा भी? ये हमारी सौतेली सास हो या सगी सास हो, लेकिन ये बात तो वही है ना कि आखिर ये हमारी सास है और तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी और को कुछ करने से मना भी मत करो। और ना ही माँ जी को अब कोई ताना मारेगा। प्राची और दिव्या ही थे जो अपनी सास को गलत नहीं बोल रही थी, लेकिन बाकी सब अपनी सास को सुनाई जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मालती कपड़े धो रही होती है, तभी उसका बड़ा बेटा अक्षय काम से आता है। अक्षय के आते ही सब उसे मिलने आ जाते हैं और मालती भी झाग वाले हाथों के साथ आ जाती है। माँ, आपके हाथों में झाग क्यों है? आप क्या कोई काम कर रही थी? हाँ, आप काम ही ऐसे करती हैं, तो इनका काम भी हम ही थोड़ी ना करेंगे, कपड़े ही खुद धो लेंगी। ये कैसी बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? ये तुम्हारी सास है, याद रखना। अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रहा है?
ये सब तो सास बहू में लगा ही रहता है। अब इतनी इतनी सी बात को लेकर गुस्सा थोड़ी होते हैं। छोड़, तू ये बता कि तेरे भाई कैसे हैं और कहाँ हैं? वो कंपनी में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए बस मैं ही आ पाया हूँ और मुझे कल जाना भी है। हाँ जेठ जी, सही है। अपनी इस सौतेली माँ को भी साथ ही ले जाओ, कहीं कोई वृद्धा आश्रम में छोड़ देना। तुम्हें ये किसने बताया कि ये मेरी सौतेली माँ है? बताना क्या है, हरकतों में ही पता चल जाता है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी माँ की हरकतों में उनका प्यार नहीं दिखाई दे रहा? अरे, इन्होंने पापा के जाने के बाद विधवा सौतेली होकर हम पांचों भाइयों को इतने अच्छे से पाला है ना कि हमारी सगी माँ होती तो वो भी हमें ऐसी नहीं पाल पाती। हमें कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। समाज से लड़ती रही लेकिन हम पांचों को पाला। लेकिन ये तो क्या, हम 5 भाई तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ ने हमारी शादी करवाई, हमें मनाया शादी के लिए। तुम लोग हमारी माँ को और तुम लोग हमारी माँ को सता रही हो। तुम पांचों को शर्म आनी चाहिए। जैसी हरकतें है ना तुम्हारी, तुम बहू कहलाने के लायक भी नहीं हो। माँ ने तुम पांचों के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तुम पांचों तो प्यार डिजर्व ही नहीं करती हो। अक्षय की बात सुनने के बाद सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत माफी भी मांगते हैं। उसके बाद पांचों बहुएं अपनी सास को कोई भी कमी होने नहीं देती और उनकी बहुत सेवा भी करती हैं।